Welcome to online tutorial class of CME Institute of Education, Palkat, Motihari. Today we will study class 10 subject economics and our first chapter is development. अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में क्या कि यह डेवलपमेंट होता क्या है और डेवलपमेंट और ग्रोथ का अंतर क्या है। अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का भी मीन्स जो होता है वो विकास होता है, ग्रोथ का भी मीन्स जो होता है वो विकास नहीं होता है। तो आखिर हम लोग डेवलपमेंट को भी ग्रोथ बोल सकते हैं और ग्रोथ को भी डेवलपमेंट बोल सकते हैं या नहीं, या दोनों में कुछ असमानताएं इन डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर पाए जाते हैं। डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी यह एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? तो अचीव करने का, गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे गोल का मीन जो होगा वह एम से लिया जाता है, यानी जब हम कोई एम का क्रिएशन करते हैं और उस एम को फुलफिल करने का जब प्रयास करते हैं और जब हमारे द्वारा उस एम को अचीव कर लिया जाता है तब हम उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और या इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, यानी वो प्रोसेस जो क्या करता है, हमें बड़ा करता है, स्ट्रॉन्गर करता है और बेटरमेंट के लिए काम करता है, उसको भी हम लोग डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट ट्रीट करते हैं। और तीसरा इसका और यह भी है कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ टारगेटेड गोल्स, यानी जब हम लोग गोल को टारगेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको भी हम लोग डेवलपमेंट के रूप में ही जानते हैं। तो यह हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? डेवलपमेंट का। अब आते हैं ग्रोथ पे। यह ग्रोथ इज डिफाइंड as a gradual development in maturity, age, size, weight और height। यहाँ यह बताया जा रहा है कि ग्रोथ जो है वो अपने आप को डिफाइन करता है। किस रूप में डिफाइन करता है? तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट पाया जाता है वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट पाया जाता है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट पाया जाता है वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट पाया जाता है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि वह डेवलपमेंट जो स्टेप बाय स्टेप प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग ग्रोथ के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्रोथ को देख सकते हैं, जैसा कोई इन्फेंट चाइल्ड है वह डे टू डे उसमें ग्रोथ पाया जाता है, यानी वह बच्चा जब से चाइल्ड है उसके बाद वह 1 month, 2 month, 3 month, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year का होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग एज ए ग्रोथ लेंगे, एज ए डेवलपमेंट इसका हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज सच वे दैट ही कुड लिव ए हैप्पी लाइफ, फुलफिल ऑल द मैटरनलिस्टिक डिजायर। यहाँ पे एक जो नया वर्ड आया मेटलिस्टिक, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह होता है कि मेटेरियल से जुड़े हुए जो भी डिमांड होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ मटेरियल, तो उसको हम लोग यहाँ पर मेटलिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? तो यह एक डेवलपमेंट है और यह डेवलपमेंट किसका होता है? किसी भी इंडिविजुअल का होता है। और किस तरीके से होता है? तो वह चाहता है कि वह अपने जीवन को है वह अच्छी तरीके से जिए और उसको जिन सारी चीजों की आवश्यकता है उन सारी चीजों को 100% फुलफिल करते हुए अपने जीवन को आनंदमय तरीके से अपने जीवन को वह व्यतीत करे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो हम लोग यह देख पाते हैं कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इसमें आखिर किस कंट्री का बेहतर स्थिति है ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटल इनकम? ऑन द
बेस ऑफ पर कैपिटल इनकम श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान का किसका बेहतर स्थिति है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका का सबसे बेहतर है। ये किससे बेहतर है, तो ये इंडिया से बेहतर है, और इंडिया का किससे बेहतर है, तो पाकिस्तान से बेहतर है। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया में तो सबसे बेहतरीन तरीके से श्रीलंका अभी दिखाई दे रहा है। और यह किस बेस पे है, तो इसका बेस है पर कैपिट इनकम। तो फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होगा कि यह पर कैपिट इनकम होता क्या है, व्हाट इज पर कैपिट इनकम। तो यहाँ पे नीचे बताया गया है पर कैपिट इनकम, टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ नेशन, टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ नेशन। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू पर कैपिटल इनकम, यह जो देखा गया वह किस आधार पे देखा गया, इसका बेस है पर कैपिटल इनकम। और आपको यह भी बता दिया गया कि पर कैपिटल इनकम होता क्या है। पर कैपिटल इनकम जो होता है वह किसी भी देश का सकल आय, किसी भी देश का सकल आय बटा पॉपुलेशन ऑफ नेशन, यानी उस देश की टोटल जनसंख्या, यानी टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जब इसको हम लोग क्लियरफाई करते हैं तो यह जो हमें प्राप्त होता है वही होता है पर कैपिटल इनकम। और इस पर कैपिटल इनकम को हम लोग एवरेज इनकम के नाम से भी जान सकते हैं, यानी पर कैपिटल इनकम ऑल्सो नॉन एज एवरेज इनकम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, उस पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अलग अलग स्टैंडर्ड में रखा गया, जिसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, पुअर कंट्री बोलते हैं। वह सारा जो डिवीजन हुआ है वह डिवीजन किस आधार पे हुआ है, वह सारा डिवीजन हुआ है पर कैपिट इनकम के आधार पे। इसको पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं, पर कैपिट इनकम भी बोलते हैं, और इसको एवरेज इनकम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों के द्वारा देखा गया था कि इंडिया, श्रीलंका और तो हम लोगों के द्वारा यह देखा गया कि श्रीलंका का पोजीशन इंडिया से बेहतर है और इंडिया का पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर है। किस बेसिस पे, तो पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे। लेकिन यह श्रीलंका का जो स्थिति इंडिया से और पाकिस्तान से बेहतर है, उसके कुछ और प्रमुख कारण है। पहला यह है कि वह पर कैपिटल इनकम में इससे बेहतर है, और इसका दूसरा कारण है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है, जीवन जीने का जो रेशियो है, वह भी श्रीलंका का बेहतर है। किससे, इंडिया से और पाकिस्तान से। और तीसरा जो है वह है लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट श्रीलंका का बेहतर है। किससे बेहतर है, तो वह इंडिया से बेहतर है श्रीलंका का लिटरेसी रेट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि हाउ वर्ल्ड बैंक मेजर्ड ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिट इनकम या पर कैपिटल इनकम। यानी वर्ल्ड बैंक जो होता है वह डेवलपमेंट का मेजरमेंट करता है। किस रूप से मेजरमेंट करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिट इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पे वर्ल्ड बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो मेजर्ड किया करता है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे कि डिवीजन ऑफ रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ते कि पर कैपिटल इनकम के आधार पे हम लोग डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री, और रिच कंट्री और पुअर कंट्री का डिवीजन किस माध्यम से होता है, तो उसका भी प्रमुख कारण जो होता है वो पर कैपिट इनकम ही हुआ करता है। पर कैपिट इनकम के ही आधार पे रिच कंट्री और पुअर कंट्री का डिवीजन किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड
रिपोर्ट ऑफ 2004 यानी 2004 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम देखते हैं कि विथ पर कैपिट इनकम यानी जिस देश का पर कैपिट इनकम 4,53,000 है उसको हम लोग रिच कंट्री में रखते हैं, और जिस देश का पर कैपिट इनकम लेस देन 37,000 है उसको हम लोग पुअर कंट्री में काउंट किया करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड अगर देखा जाए 2004 का, तो उसके अनुसार हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ यह बताया गया कि जिस देश का पर कैपिट इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दर जो है अगर वह 4,53,000 है तो वह रिच कंट्री के अंतर्गत आएगा, और जिस देश का पर कैपिट इनकम बिलो है 37,000 यानी 37,000 से जिसका कम है उसको हम लोग पुअर कंट्री में रखते हैं। फिर उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो देखा जाए कि 2004 में आखिर इंडिया का पोजीशन क्या था, विच पोजीशन होल्ड ऑन बाय इंडिया ऑन द 2004। तो इंडिया पर कैपिटल इनकम इन 2004 बाय 28,000 यानी इंडिया का पर कैपिट इनकम 2004 में केवल 28,000 का ही था। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा गिनती उस समय रिच कंट्री में तो होता नहीं था, और हम लोग किधर थे, हम लोग पुअर कंट्री के तरफ ही थे।